एक महिला होती हैं, वो अपने पति और बच्चे के साथ रह रही होती हैं। इसी तरीके से किसानी का काम करते हैं। उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बीत रही होती है, लेकिन एक दिन उसका पति बाइक एक्सीडेंट के अंदर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद उस महिला के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। वो महिला अपना घर भी चला रही होती हैं, खेत का काम भी करती हैं, उसके बाद अपने लड़के को भी पढ़ा रही होती हैं, उसका पालन पोषण कर रही हों, उसके स्कूल भेजना, स्कूल से लाना, सब कुछ काम वो महिला कर रही होती हैं। लेकिन जब भी उसे खेत की जुताई करनी होती है या फिर खेत में बीज लाने होते हैं, खाद लाने होते हैं, तो पास ही का एक लड़का होता है, उसे वो सारा काम दे दिया करती हैं। जिसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ ही वो लड़का उस महिला से एक दिन कहता है कि मैं तुम्हारे रिलेशन के अंदर आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। अब वो महिला पहले तो उसका विरोध करती हैं, जिसके बाद मान जाती हैं और जैसे ही वो महिला उस लड़के की बात मानती हैं, यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। जिसके बाद जब आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। आखिर वो महिला उस लड़के के साथ जब संबंध के सिलसिले में आ जाती हैं तो उसके साथ ऐसा क्या हो जाता है, जिसके बाद आसपास के लोगों को भी इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और जो को भी व्यक्ति इस कहानी को सुनता है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मजबूर नगर और यहीं पर एक थाना लगता है बुढ़ाना थाना। यहीं के आसपास एक छोटा सा गांव होता है करथल। यहीं के रहने वाले मामचंद्र, उनकी पत्नी मुनेसी देवी और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम आशीष होता है। मामचंद्र अपनी किसानी के अंदर पूर्ण रूप से तैयार होते हैं। उनके पास ट्रैक्टर होता है, ट्यूबवेल होते हैं, ज़मीन होती है, सब कुछ होता है। इस घर परिवार के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। उस गरीब परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। मनीष की उम्र भी 12 से 13 साल के आसपास की हो जाती हैं। तो अचानक एक दिन साल 2020 के अंदर मामचंद्र की एक बाइक एक्सीडेंट के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां अब मुनेसी देवी के ऊपर आ जाती हैं। मुनेसी देवी अपना घर का भी ध्यान देती, साथ में बच्चे को भी पढ़ाती और उसके अलावा खेत का भी काम करती। तीनों तरीके से वो गिर चुकी थी और इसी तरीके से वो काम धंधा कर रही होती हैं, अपना परिवार चला रही होती हैं। आसपास के लोग भी उसे जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके जितने भी परिवार वाले होते हैं जो पहले ज़्यादा नज़दीकियाँ बनाए हुए रखते हैं, अब मामचंद्र के गुजरने के बाद जो है वो सारे सब कुछ जो है परिवार वाले भी अब दूरियां बनाने लगते हैं। तो सारी जिम्मेदारी के साथ मुनेसी देवी अपना घर का काम चला रही होती हैं, खेत का काम कर रही होती हैं। खेत में ट्रैक्टर होता है लेकिन ट्रैक्टर चलाने वाला कोई नहीं होता है। तो आखिरकार मुनेसी देवी पास ही का रहने वाला चतुरेंद्र नाम का एक व्यक्ति होता है जिसको अपना करीबी मानती हैं। वो पड़ोस का रहने वाला होता है। उसे हर टाइम अपना जो भी काम होता है खेत से रिलेटिव, घर से रिलेटिव, उसके लड़के के रिलेटिव जो भी काम होते हैं तो हमेशा वो सत्येंद्र को याद करती रहती हैं। सत्येंद्र भी जो है पूरी तरीके से पूर्ण रूप से उनका सहयोग कर रहा होता है। जब भी उसे खेत जोतना हो या फिर बाज़ार से बीज लाना हो या फिर कुछ भी कपास लाने हो, जो भी काम हो, सारा सब कुछ काम जो है सत्येंद्र कर रहा होता है। इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी बीत रही होती है। लेकिन साल 2019 में जो है सत्येंद्र की पत्नी जो है बीमार हो जाती हैं और इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। अब दोनों जन विधवा हो जाते हैं, दोनों तरीके से विधवा चल रहे थे। मुनेसी देवी भी विधवा हो जाती हैं और यहाँ पर सत्येंद्र भी विधवा हो जाता है। इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी बीत रही होती है। लेकिन एक दिन सत्येंद्र मुनेसी देवी से कहता है कि क्यों नहीं मैं तुम्हारे रिलेशन के अंदर आ जाता हूँ, तुम्हारा भी पति नहीं है, मेरी भी पत्नी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहेंगे, हम हो सकते हैं आगे जाके शादी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुनेसी देवी उसका विरोध करती हैं। वो कहती हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। जब आसपास के लोगों को, मेरे रिश्तेदार को इस बात की जानकारी लगेगी तो मेरी इज्जत काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मेरी काफ़ी ज़्यादा इस गाँव के अंदर इज्जत है, मेरे परिवार के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इज्जत है। सत्येंद्र इस बात को सुनता है तो वो मुनेसी देवी को समझाने की कोशिश करता है कि या फिर तुम कोई और रास्ता निकालो, मैं हमेशा तुम्हारे घर पर काम के लिए आता जाता रहता हूँ। अगर तुम एक दूसरे के, हम दोनों रिलेशन के अंदर भी रह सकते हैं। शादी अगर तुम नहीं करना चाहती हैं तो इस बात को हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ संबंध तो बना सकते हैं। आखिरकार मुनेसी देवी का भी पति नहीं होता है तो मुनेसी देवी भी सोचते हैं कि मुझे भी शारीरिक सुख की ज़रूरत होगी और मुझे भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आखिरकार मुनेसी देवी सत्येंद्र पाल के रिलेशन के अंदर आ जाती हैं, जिसके बाद दोनों के बीच में संबंध बनते हैं और संबंध का सिलसिला यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीता है और वक्त बीतने के साथ ही जैसे जैसे समय निकल रहा होता है तो यहाँ पर आशीष की उम्र भी जो है 15-16 के साल के आसपास की हो जाती हैं।
अब आशीष भी हर तरीके से समझने लगता है कि आखिर उसकी माँ सत्येंद्र को घर पर क्यों बुलाती हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ कमरे में क्यों चले जाते हैं। उसे सारी जानकारी जब उसे धीरे धीरे लगने लगती है तो आखिरकार आशीष जो है मुनेशी देवी का बेटा वो अपनी माँ का जो है विरोध करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम सत्येंद्र को अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बुरा इंसान है, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं उसे हमेशा देखता हूँ, तुम्हारे साथ मिलता जुलता है, हंस के बातें करता है, तुम एक दूसरे कमरे में भी जाते हैं। जब इस तरीके की माँ के साथ वो बात करता है तो मुनेशी देवी कहती हैं कि तुम्हें हमारे बारे में ध्यान रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान रखो, तुम हमारे बीच में बिल्कुल भी ध्यान न दो। अब आशीष काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। अपनी माँ को बार बार वो समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी उम्र 40 साल के आसपास की हो गई है। जब आसपास के लोगों को, परिवार वाले लोगों को इस बात की जानकारी लगेगी कि तुम सत्येंद्र के साथ जो है रिलेशन के अंदर हो तो तुम्हारी जो है इज्जत भी खराब होगी, साथ में मुझे भी जो है गाँव वाले लोग कुछ अलग अलग तरीके से बात भी करेंगे। तो मुनेशी देवी आखिरकार अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं आशीष को, पर आशीष मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो एक दिन 7 अगस्त 2022 के दिन आशीष अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करता है और झगड़ा करने के बाद शाम के वक्त अपने घर से निकल जाता है। अब मुनेशी देवी सोचती है कि हर तरह वो ट्यूबवेल पर हर रात जब वो सोने के लिए शाम के वक्त जाता है तो यहाँ से झगड़ा करने के बावजूद भी जो है वो ट्यूबवेल के ऊपर सोने के लिए चला गया होगा। मुनेशी देवी आखिरकार जो है उसे जाने देती हैं और जाने के बाद जो है सत्येंद्र को फ़ोन करके बुला देती हैं, जिसके बाद दोनों जन आपस में संबंध बनाते हैं और फिर उसी घर के अंदर सो जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती हैं तो मुनेशी देवी देखती हैं कि आखिर आशीष घर पर नहीं लौटा है। तो मुनेशी देवी उसे अलग अलग जगहों पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, आसपास के लोगों को भी इस बात की जानकारी देते हैं तो वो भी उसे काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिरकार आशीष का भी कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। तो मुनेशी देवी एक दिन गुजर जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। वो रोती हैं, बिलखती हैं, नज़दीकी थाने के अंदर जाती हैं और आशीष के खिलाफ़ गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा लेती हैं। जैसे ही पुलिस आशीष की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करते हैं तो आशीष को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आशीष का कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। पूरे 2 दिन बीत जाते हैं और गांव वाले लोग जब इधर इधर ढूंढते ढूंढते जब खेत के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि आशीष की डेड बॉडी एक हौज के अंदर पड़ी हुई है, जिसके शरीर पर ज़्यादा निशान तो नहीं है, लेकिन उसकी डेड बॉडी हौज के अंदर कैसे चली जाती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। जिसके बाद पुलिस को इस बात की जानकारी देते हैं तो पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद पुलिस इस डेड बॉडी को हौज से निकालने के बाद इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब पुलिस जो है इस केस के लिए हर एंगल से जब इस केस की जांच पड़ताल कर रही हैं, अलग अलग लोगों से जब पूछताछ करते हैं तो इस बात का किसी के भी जानकारी नहीं लगती है और कोई भी इस जानकारी जो है पुलिस वालों को बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं। सिर्फ आसपास के लोग इतनी जानकारी दे पाते हैं कि इसके घर पर आना जाना सत्येंद्र का लगा रहता है। जब ये जानकारी पुलिस वालों को लगते हैं तो सत्येंद्र की जो कॉल डिटेल हैं और यहाँ पर मुनेशी देवी की जो कॉल डिटेल्स है आखिरकार पुलिस जो है इनकी निकालती हैं और निकालने से आखिरकार पता चलता है कि मुनेशी देवी 7 अगस्त 2022 के दिन आखिरी कॉल जो है सत्येंद्र किया था। आखिरकार पुलिस सोचती हैं कि सत्येंद्र उनके घर पर आता जाता है और रात के वक्त आखिर सत्येंद्र को मुनेशी देवी फ़ोन पर बात क्यों करती हैं। जब इस बात का पुलिस को शक होता है तो आखिरकार पुलिस मुनेशी देवी और सत्येंद्र दोनों को उठाती हैं। उठाने के बाद उसे पुलिस थाने लेकर जाते हैं। जब उनके साथ पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो दोनों जन इधर इधर घुमाने की बात करते हैं, लेकिन जब दोनों को अलग अलग जगहों पर बिठाकर जब पूछताछ करते हैं और पुलिस कहती है मुनेशी देवी के कि आखिर सत्येंद्र ने तो सच बोल दिया है, तुम भी सच उगल दो, नहीं तो तुम्हें जो है फांसी की सज़ा हो गई। अब मुनेशी देवी काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और डरने के बाद वो सारी अपनी बातें जो है उगलने लगती हैं। मुनेशी देवी कहती हैं कि आखिर 2020 के अंदर मेरे पति की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद मैं अपने बच्चे को पाल रही होती हूँ। मैं अपना घर का देख रेख साथ में खेत की भी देख रेख कर रही होती हूँ। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ ही मेरा पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद मैं सत्येंद्र के साथ रिलेशन के अंदर आ जाती हूं और हमारा रिलेशन इसी तरीके से चल रहा होता है। लेकिन इस बात की जानकारी मेरे बेटे आशीष को लगते हैं तो वो इस बात का काफ़ी ज़्यादा कड़ा विरोध करता है और मुझे बार बार टोकता है, मुझे रोकने की कोशिश करता है। सत्येंद्र जब भी घर पर आता है तो मेरा बच्चा उसके साथ भी झगड़ा करने लग जाता है। इसी बात को मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ और 7 अगस्त 2022 के दिन मेरा बच्चा जब मेरा आशीष मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करता है और झगड़ा करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और जाकर ट्यूबवेल के ऊपर सो जाता है। यानी अपने खेत के ऊपर ट्यूबवेल लगा हुआ होता है, उसी के ऊपर वो सोता था, वहाँ पर ध्यान रखता था।
एक दिन वहाँ पर चला जाता है। मैं सत्येंद्र को फ़ोन करके बुलाती हूँ। सत्येंद्र मेरे पास आता है तो मैं सत्येंद्र को कहती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करने लग गया है। मेरा जो आशीष है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ झगड़ा करता है, तो मेरे साथ मुझे रिलेशन बनाने के लिए, मुझे तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए मुझे रोकता है, टोकता है और काफ़ी मेरे साथ गाली गलौज भी करता है। आखिरकार मेरे बेटे आशीष को इस दुनिया से हटाना होगा, तो उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अब सत्येंद्र भी सोचने लगता है कि आखिर इस आशीष को हम इस दुनिया से हटा देते हैं तो आखिरकार मेरी शादी जो है मुनेसी देवी से भी हो जाएगी। इसकी सारी संपत्ति, खेत, सब कुछ जो है वो आखिरकार मेरा हो जाएगा। तो सत्येंद्र भी इस बात में हामी हाँ भर लेता है और मुनेसी देवी का साथ दे देता है। आखिरकार मुनेसी देवी सत्येंद्र जो है पीछा करते हैं। पीछा करने के बाद उस ट्यूबवेल पर जाते हैं। जब वहाँ पर आशीष सो रहा होता है तो उसके मुंह पर तकिया रखा जाता है, उसका गला दबाया जाता है और इसके बाद उसको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। जैसे ही आशीष अपना दम तोड़ देते हैं तो उसको हौज के अंदर जो है उसे डाल दिया जाता है और वहाँ से मुनेसी देवी और सत्येंद्र दोनों जन वहाँ से अपने घर आ जाते हैं, जिसके बाद संबंध बनाते हैं। और जैसे ही अगली सुबह होती हैं तो वो नाटक करने की कोशिश करते हैं, आसपास को लोगों को चीखते चिल्लाते रोते हुए जो है सारी जानकारी देते रहते हैं और आखिरकार पुलिस थाने में भी जाकर उसके खिलाफ जो है गुमशुदा की भी रिपोर्ट दर्ज करवा लेते हैं। लेकिन आखिरकार पुलिस जो है 2 दिन के अंदर इनको ढूंढ कर निकाल लेती हैं, जिसके बाद पूरे 2 से 3 साल बीत जाते हैं। आखिरकार 14-15 जनवरी 2026 के आसपास इन दोनों को जो है अदालत के अंदर पेश करते हैं, जिसके बाद इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गहरी धाराओं के ऊपर इनको हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। इनको जो है उम्र भर कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। इस कहानी को सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहाँ भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। इसी तरीके की क्राइम की कहानियाँ हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।